गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। यानी यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति करने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलेंगे दोस्तों। जैसे देखिए, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे, या गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। गतिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा होती है। देखिए, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। जब वस्तु गति कर रहा है तो वे क्रियाशील होंगे, तो इसलिए गतिज ऊर्जा को क्रियाशील ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं होती है। संचित का मतलब होता है स्टोरेज एनर्जी। इसमें किसी वस्तु में एनर्जी स्टोर हो उसे कहेंगे संचित ऊर्जा। लेकिन गतिज ऊर्जा जो है एक स्टोरेज एनर्जी नहीं है, संचित ऊर्जा नहीं है। क्योंकि कोई वस्तु जब गति करती है तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा को ही हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उसमें एक संचित ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसके बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा नहीं होती है। क्योंकि वस्तु जब गति करेगा तब ही गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, अदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, उससे हम लोग कहते हैं अदिश राशि। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होती है? देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग एसआई मात्रक के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इसे के ई से करते हैं इंडिकेट। ठीक है, या हम लोग के से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? हाफ इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर होंगी। एम क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु का वेग है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में संबंध क्या होगी, रिलेशनशिप क्या होगी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी यानी के ई और मोमेंटम के बीच संबंध। ठीक है, हम लोग मोमेंटम को पी से करते हैं इंडिकेट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को के ई से, मोमेंटम को पी से करते हैं इंडिकेट। अब इसके बीच संबंध निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2m का संबंध होते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू वी भी दोस्तों मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर दोस्तों, तो इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एम इंटू वी। तो एम वी की जगह हम लोग पी लिख सकते हैं। बोलिए, तो 1/2 पी इंटू वी। ठीक है दोस्तों, उसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। आपने सीखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है। आपने सीखा उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में संबंध क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होगा, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू वी भी लोग कर सकते हैं। दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
पी स्क्वायर बटे 2m कैसे आया, इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी है तो v इक्वल टू p बाई एम लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं। तो 1/2m v की जगह में हम लोग p बटे m लिख सकते हैं, तो p स्क्वायर बटे में m स्क्वायर 1m कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा यहाँ पर p स्क्वायर बाई 2m। देखिए दोस्तों मैंने ड्राइव भी कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 pm कैसे होगा, मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का एसआई मात्रक जो एनर्जी का जो मात्रक है, ऊर्जा का जो मात्रक है, वही मात्रक काइनेटिक एनर्जी का होगा। यानी एसआई मात्रक होते हैं, एसआई यूनिट होगा दोस्तों जूल होंगी। सीजीएस प्रति में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में अर्घ होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m आपने जाना, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर आपने जाना, ठीक है। अब कुछ लोग संबंध निकालते हैं दोस्तों, ताकि एग्जाम से में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यदि m का मान m को कांस्टेंट लग दिया जाए, m को कांस्टेंट यानी नियत हो जाए, m जो है मास दरमान नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब रिलेशनशिप क्या बनेगा। देखिए यदि मास जो है कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, मास जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा मेरा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल होंगे संवेग का स्क्वायर का दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। यदि संवेग ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मास बराबर है, मास कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो संवेग भी ज़्यादा होगा, संवेग ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, संवेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। देखिए यदि m कांस्टेंट हुआ, यदि इसमें m दोस्तों कांस्टेंट हो जाए इसमें, तो क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होंगे v स्क्वायर वेग का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होंगे, इसे भी याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का वेग ज़्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। दोस्तों देखिए किसी का स्पीड ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह कितना वेग से गतिशील है, यदि ज़्यादा वेग से गतिशील होगा तो वे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, उसका वेग कम होगा दोस्तों, उसका वेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी कम होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं यदि संवेग कांस्टेंट हो जाए, संवेग देखिए यदि p का मान यानी संवेग क्या हो जाए, कांस्टेंट, ठीक है, यानी नियत हो जाए दोस्तों, उस केस में क्या होगा, यदि संवेग के मान बराबर हो जाए, किसी दो वस्तु का संवेग बराबर हो जाए और आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। देखिए यदि संवेग के मान यदि कांस्टेंट हो जाए दोस्तों, संवेग का मान कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे मास का यानी द्रव्यमान का, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए यानी के ई कांस्टेंट हो जाए दोस्तों, यानी नियत हो जाए, गतिज ऊर्जा नियत हो जाए। यदि गतिज ऊर्जा दोस्तों नियत हो जाएगा, गतिज ऊर्जा देखिए यदि गतिज ऊर्जा नियत हो जाए, गतिज ऊर्जा कांस्टेंट हो जाएगा तो रिलेशनशिप बनेगा
कि संवेग का स्क्वायर प्रोपोर्शंस होते हैं मास का। संवेग का स्क्वायर जो है मास का प्रोपोर्शंस होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा समान हो जाए, दो वस्तु का गतिज ऊर्जा समान हो जाए तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका संवेग कम होगा दोस्तों। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल रूट अंडर m। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसे याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो और बहुत कम समय में दोस्तों इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे देखिए यदि किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट, दोस्तों क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाए तो उसका वर्क डन भी दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। वर्क डन किसी वस्तु का कार्य, किसी वस्तु का कार्य भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो दोस्तों तो कार्य भी इंक्रीज कर जाएगा। यदि कार्य इंक्रीज करता है तो कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कार्य पॉजिटिव होगा। और कार्य जब पॉजिटिव है तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु जो है बल की दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं वस्तु बल की दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, यदि देखते हैं यदि किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाए यानी कम हो जाए, किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी घट जाए दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा, वर्क डन भी दोस्तों क्या होगा, वर्क डन भी घट जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन भी दोस्तों क्या होगा, वर्क डन यानी कार्य दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। यदि वर्क डन दोस्तों डिक्रीज होगा तो वर्क का मान जो है नेगेटिव हो जाएगा। वर्क का मान दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा, वर्क का मान नेगेटिव हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, वस्तु बल के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। इसका मतलब हुआ वस्तु बल की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको समझना है, याद नहीं करना है, ताकि आपको हमेशा के लिए दोस्तों याद रहे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉजिटिव ऊर्जा का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे दौड़ती हुई कार हो गया, है ना, घूरता हुआ पंखा हो गया, सब क्या दोस्तों गति कर रहा है। ठीक है, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है दोस्तों, तो हवाई जहाज एक गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, सड़क पर गाड़ी चल रही है, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, किसी भी पिंड पर क्रियाशील बल के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होते हैं। देखिए, किसी वस्तु में क्रियाशील बल के द्वारा किया गया कार्य पिंड के गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के समान होते हैं। ठीक है, परिवर्तन के समान होते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होते हैं।
ठीक है। इसे कहेंगे W इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इसे दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू हाफ इंटू एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग सीख लेते हैं ताकि एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगा। यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस होंगे इक्वल टू डेल्टा के दोस्तों क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, देखिए वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस होता है। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं नंबर 1 में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रोपोर्शनल होंगे डिस्प्लेसमेंट का, यानी एस का। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रोपोर्शनल होंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समानुपाती होंगे डिस्प्लेसमेंट का, यानी विस्थापन का। ठीक है दोस्तों, अब बताइए एक फॉर्मूला दोस्तों मैंने बताया था गति के समीकरण में, कि गति का समीकरण में दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोस्तों मैंने बताया था। यदि प्रारंभिक वेलोसिटी का मान यदि जीरो हो जाए, प्रारंभिक वेलोसिटी का मान जीरो हो जाए तो एस इक्वल टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर होगा, यानी एस प्रोपोर्शन होंगे टी स्क्वायर का, विस्थापन समानुपाती होंगे टाइम का स्क्वायर का दोस्तों। तो विस्थापन के जगह में टी स्क्वायर दोस्तों लिख सकते हैं, यस हम लोग लिख सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन समानुपाती होंगे टी स्क्वायर, यानी काल का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है समानुपाती होंगे टी स्क्वायर का। टी को दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं काल का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से क्वेश्चन आया था कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो काल का स्क्वायर का समानुपाती होंगे, यानी टाइम का स्क्वायर का समानुपाती होंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे।